बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को T20 सीरीज़ में 2-0 से शिकस्त दे दी। पहले T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में पाकिस्तान 183 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा और दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में पाकिस्तान के बनाए गए 207 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जिसमें रेजा हैंड्रिक्स की शानदार सेंचुरी ने सबसे मरकजी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था। अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का आगाज़ कल से पर्ल में हो रहा है। मैच पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाक जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच 19 दिसंबर को केप टाउन और तीसरा और आखिरी एक रोज़ा मैच 22 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। T20 टीम में शामिल अब्बास आफरीदी, जहादात और उमैर बिन यूसुफ की जगह फास्ट बॉलर नसीम शाह, ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम वनडे टीम का हिस्सा होंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक रोज़ा क्रिकेट मैचों में पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 83 एक रोज़ा मैचों में मुकाबला कर चुका है, जहां उसे 52 मुकाबलों में नाकामी का सामना करना पड़ा और सिर्फ 30 में कामयाबी मिली और एक मैच बेनतीजा रहा। दोनों टीमों की बामी सीरीज़ में खेले जाने वाले मैचों की बात करें तो यहाँ भी जनूबी अफ्रीका का पलड़ा भारी है। जनूबी अफ्रीका ने बामी सीरीज़ के 46 एक रोज़ा मैचों में 28 में फ़तह हासिल की और 17 में पाकिस्तान फ़तेहयाब रहा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बामी सीरीज़ पहली मरतबा 2002 में खेली और मुसलसल 7 वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान को ट्रॉफ़ी उठाने न दी। पाकिस्तान ने 2013 में पहली मरतबा वनडे सीरीज़ जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर मिसबाह-उल हक की क़यादत में जीती थी। पाकिस्तान ने आखिरी वनडे सीरीज़ 2021 में जनूबी अफ्रीका में खेली, जहां जनूबी अफ्रीका को 3-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। गैरी कर्स्टन के बाद पाकिस्तान रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने कोचिंग से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी भी साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद को सौंप दी है। साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने मुस्ताफ़ी होने के बाद ऑस्ट्रेलवी मीडिया को अपने पहले इंटरव्यू में ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की वजूहात बता दी। जेसन गिलेस्पी का कहना है कि हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन को ओहदे से हटाने के मामले पर उन्हें बेखबर रखा गया, जिसके बाद वो सोचने पर मजबूर हुए कि उन्हें कोचिंग जारी रखनी चाहिए या नहीं। गिलेस्पी बोले, पाकिस्तान टीम के लिए उनका काम खिलाड़ियों को मैच की सुबह कैचिंग प्रैक्टिस करवाना ही रह गया था। मैच में प्लेइंग 11 की सिलेक्शन से भी उन्हें बेखबर रखा जाता था। गिलेस्पी ने मज़ीद बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद ग्रुप पर एक टेक्स्ट मैसेज से नई सिलेक्शन कमेटी की खबर मिली। सिलेक्शन कमेटी के मामले पर भी उनसे कोई राय नहीं ली गई थी। बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला भी नई सिलेक्शन कमेटी का था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह रमीज़ हसन राजा एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के तौर पर सुबुकदोश किए जाने वाले रमीज़ राजा अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुख्तलिफ सीरीज़ में कमेंट्री करते हुए दिखाई देते हैं। जनूबी अफ्रीका की T20 सीरीज़ में भी वो कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से मुताल्लिक़ गैर मुनासिब रिमार्क्स पर वो क्रिकेट शायकीन की जानिब से कड़ी तनकीद की जद में रहे। सेंचुरियन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग के दौरान 17वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी गेंद अफ्रीकी बैटर वैन डूसन ने खेली, जो सीधी शाहीन अफरीदी की गर्दन और कंधे के दरमियान जा लगी, जिसके बाद वो शदीद तकलीफ में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ओवर मुकम्मल किया। कमेंट्री में इस दौरान रमीज़ हसन राजा मौजूद थे और वो कहने लगे, बस उनका चेहरा बच गया। समझ नहीं आ रहा था कि ये बात अच्छी है या नहीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रमीज़ राजा को शाहीन शाह अफरीदी के मद्दाहों ने आड़े हाथों लिया। रमीज़ हसन राजा इससे कबल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में भी टेस्ट कप्तान शान मसूद से गैर मुनासिब और मुतनाज़ा सवालात पूछने पर कड़ी तनकीद की जद में आ चुके हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में जारी भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच में भी साबिक वुमेन इंग्लिश क्रिकेटर ईशा गोआ ने भी कमेंट्री के दौरान ऑन एयर भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। साबिक खातून क्रिकेटर ने जसप्रीत बुमराह को मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट कहा था, जिसके बाद भारतीय मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के लिए प्राइमेट के लफ्ज़ को नामुनासिब और तासुबी करार दिया था, जिसके बाद इंग्लिश खातून कमेंटेटर ने अपने इन अल्फाज पर माफ़ी मांग ली है। तीसरे टेस्ट मैच में पीर को ईशा गोआ ने कहा कि जसप्रीत बुमराह की तारीफ़ करते हुए उनसे गलत लफ्ज़ का इंतखाब हुआ, वो अपनी गलती पर माजरत खा हैं। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीमों के दरमियान सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। भारतीय टीम इन दिनों दौरा ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट की सीरीज़ खेल रही है। वोलंगाबा ब्रिस्बेन में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट के तीसरे रोज़ का खेल बारिश के बायस मुतासर रहा, जहां भारतीय टीम मुश्किल में दिखाई दे रही है।
वोलंगाबा ब्रिस्बेन में जारी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की शानदार सेंचुरियों की बदौलत भारतीय बॉलिंग लाइनअप का भरकस निकाल दिया। ट्रेविस हेड ने 161 रन की शानदार इनिंग खेली। ट्रेविस हेड के साथ स्टीव स्मिथ भी अपने टेस्ट करियर की 32वीं सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे रोज के पहले सेशन में 445 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। जवाब में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने बेबस रही और तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर भारत ने 4 विकेट खोकर 51 रन बना लिए थे और उन्हें फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 194 रन दरकार हैं। पहले टेस्ट में सेंचुरी स्कोर करने वाले ओपनर यशवी जायसवाल सिर्फ 4 रन बना सके। शुभमन गिल 1, विराट कोहली 3 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत के कामयाब विकेटकीपर बैचर ऋषभ पंत सिर्फ 9 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार बने। खेल के तीसरे दिन बारिश की बार बार मुदाखलत की वजह से सिर्फ 33.1 ओवर का खेल मुमकिन हो सका। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौट लेंगे तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन के मामलात हल होने का नाम ले ही नहीं रहे। फीफा की जानिब से नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पाकिस्तान में क़याम को 5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, जिसके 3 सरबराह तब्दील किए जा चुके हैं। पहले हमजा खान 2019 से 2020 के अरसे में नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह रहे। फिर मुनीर अहमद खान संधाना को नॉर्मलाइजेशन कमेटी का हेड बनाया गया और अब हारून मलिक 2021 से इस पोस्ट पर बराजमान रहे। लेकिन अब तक वो इन 3 सालों में इंतखाबात करवा के मामलात मुंतखब नुमाइंदों को नहीं दे सके हैं। 12 नवंबर 2024 को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी को मैंडेट से तजावुज़ पर ख़त लिख दिया था और तंबीह की थी कि कमेटी अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ न करे वरना मामला फीफा तक पहुँचाया जाएगा। 3 दिन कबल नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक ने फीफा हाउस लाहौर में एक गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया था कि सदर के इंतखाब में मुंतखब सूबाई सदूर समेत फीफा फुटबॉल से वाबस्ता हर स्टेक होल्डर को बराबर मौका देने के हक़ में हैं। कांग्रेस अरकान की जानिब से आइनी तरमीम की मंजूरी नहीं मिलती तो फिर पुराने तरीक़ाकार के तहत ही इलेक्शन करवाने में कोई रुकावट नहीं। ताहम फिर ये मामला फीफा और आने वाली अगली बॉडी पर छोड़ा जा सकता है, जिसके बाद ये इम्कान था कि फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी की मुद्दत में फिर तोसी हो जाएगी। आज फीफा का नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह हारून मलिक को ख़त मौसूल हुआ है, जिसमें फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी को 15 फरवरी तक इलेक्शन मुकम्मल कराने की हिदायत की गई है। फीफा के मुताबिक नॉर्मलाइजेशन कमेटी PFF आइन में जुज़वी तब्दीली और इलेक्शन अमल मुकम्मल कराए। जनवरी में PFF कांग्रेस बुलाकर आइन में ज़रूरी तरामीम मुकम्मल कराए और कांग्रेस इजलास से कबल नाअहल करार डिपार्टमेंट की अपीलों पर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। फीफा के ख़त के मुताबिक 19 नवंबर के इजलास को ख़त्म करते वक्त 15 दिसंबर से कबल दोबारा कांग्रेस बुलाने पर इत्तेफाक किया गया था। NOC की फराहम करदा टाइम लाइन के बाद तवक्को है कि जनवरी तक आइनी काम मुकम्मल हो जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर साफ़ी फैज़ान लखानी साहब। फैज़ान, खुशामदीद कहेंगे आपको और ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मामला है फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी, एक और एक्सटेंशन इनको मिल गई है और फुटबॉल के हलकों में इस हवाले से खासी तशवीश पाई जाती है। मामला हल होगा या एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती रहेगी? देखिए, ये 7वीं या 8वीं मतलब एक्सटेंशन मिली है, बट इस बार मामला हल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हल नहीं किया तो फिर पाकिस्तान की मौतली की जाने फिर रास्ता जा सकता है। इस बार फीफा ने बड़े क्लियर अंदाज में कहा है कि आपको 2 चीजें अब करनी है, इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल करना है और उस इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल करने से पहले जो पार्शली आइन में तब्दीली है जो इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से ही है वो कांग्रेस के जरिए करनी है। ये 19 नवंबर को भी ये मामला तय पा सकते थे। 15 दिसंबर की जो पिछली डेडलाइन थी उससे पहले मामला हो सकते थे, बट 19 नवंबर को कुछ डिपार्टमेंट्स ने एतराज किया कि उनको एक्सपेल कर दिया गया था PFF की कांग्रेस से। तो फिर उस वक्त ये तय पाया गया था कि उनकी अपीलों पर समाअत की जाए, लेकिन फिर जो मुल्क के सियासी हालात ऐसे थे जिसकी वजह से अपीलों पर समाअत ना हो सकी और उसी बुनियाद पर कि अपीलों पर समाअत ना हो सकी और वो कांग्रेस ना हो सकी जो 19 नवंबर को होना थी, उसी बुनियाद के ऊपर अब ये 2 महीने की एक्सटेंशन मिली है। तो फैजान, ये एक्सटेंशन आखिरी होगी या इसके बाद भी बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि फुटबॉल के हल्के इसके ऊपर खासे कंसर्न शो कर रहे हैं?
देखिए ये आखिरी ही एक्सटेंशन होगी और जहां तक इलेक्शन का प्रोसेस है वो भी काफी हद तक देखा जाए तो मुकम्मल हो चुका है। जो प्रोविंशियल और जो सिटी की एसोसिएशन थी वो नोटिफाई हो चुकी है। जो बजाहिर तो जो कांग्रेस बननी है वो मुकम्मल हो चुकी है, वो नोटिफाई हो चुकी है। बस अब रहता ये है कि जो डिपार्टमेंट्स की अपीलें हैं वो सुननी है और उस पर फैसला होना है कि वो डिपार्टमेंट्स कांग्रेस में आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद कांग्रेस का इजलास होना है और 2 से 3 क्लॉजेस है जिसमें तरामीम करनी है और उसके बाद एक्स को एग्जीक्यूटिव कमेटी का और सदर का इलेक्शन हो जाना था और मामला पूरा मुकम्मल हो जाना। तो ये 2 अहम जो पॉइंट्स है या स्टेप्स है वो रहते हैं, वो डिपार्टमेंट की अपीलों पर समाअत और कांग्रेस की मीटिंग जिसमें आईनी तरामीम होनी। ये 2 जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद इलेक्शन का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपडेट करने के लिए। फैज़ान लखानी हमारे साथ मौजूद थे। आप प्रोग्राम के आखिर में बात कर लेते हैं पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स की। बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी में होने वाले 3 रोज़ा इवेंट में मक्सी फैमिली बाजी ले गई। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली में इब्तदाई 3 पोजीशन मक्सी फैमिली ने हासिल की। प्री पैराडाइज कैटेगरी में जाफ़र मक्सी ने पहली, अनीस मक्सी ने दूसरी और लेजेंडरी ड्राइवर नादिर मक्सी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इवेंट के आखिरी दिन प्री प्रिपेयर्ड स्टॉक वेटरन्स और लेडीज़ स्टॉक की रेसेस मुनक्किद हुई। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में मक्सी फैमिली ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और सबको पीछे छोड़ते हुए इब्तदाई 3 पोजीशंस अपने नाम की। जाफ़र मक्सी ने 170 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 54 मिनट 20.86 सेकंड में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। अनीस मक्सी ने दूसरी पोजीशन ली, उनका वक्त 1 घंटे 58 मिनट और 11 सेकंड रहा। लेजेंडरी ड्राइवर नादिर मक्सी 22 सेकंड के फ़र्क से तीसरे नंबर पर रहे। 2 मारूफ ड्राइवर साहिबजादा सुल्तान, मोहम्मद अली और आसिफ फजल की गाड़ियां दौरान रेस ख़राब हो गईं और वो पोडियम पर आने से महरूम रहे। प्रीपेयर्ड बी में नोमान सरंजाम टॉप पोजीशन पर रहे। प्रीपेयर्ड डी में मुनीर झंडीर ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि प्रीपेयर्ड डी में नसरुल्लाह मज़ारी का पहला नंबर रहा। स्टॉक ए में अवैश शिवाई ने कामयाबी हासिल की। ख़वातीन स्टॉक कैटेगरी में लालेन अख़ुनज़ादा ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि वेटरन्स कैटेगरी में अनस खाकवानी का पहला नंबर रहा। और यही था आज का हमारा प्रोग्राम। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।